हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आर के नारायण के बारे में, जो एक भारतीय राइटर है। तो हम उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो को। आर के नारायण, जिसका पूरा नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। नारायण अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखकों में 3 सबसे महान उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। मुल्क राज आनंद तथा राजा राव के साथ उनका भारतीय अंग्रेजी लेखक के आरंभिक समय में बृहत्श्रेय के रूप में प्रसिद्ध है। उपन्यास तथा कहानी विद्या को अपनाते हुए उन्होंने विभिन्न स्तरों तथा रूपों में मानवीय उत्थान पतन की गाथा को अभिव्यक्त करते हुए अपने गंभीर यथार्थवाद के माध्यम से रचनात्मक कीर्तिमान स्थापित किया है। उनका जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ है। उनकी मृत्यु 23 मई 2001 में चेन्नई में हुई है और वो 94 साल तक जिए थे। उनका व्यवसाय हम सबको पता है कि लेखक थे। राष्ट्रीय थी उनकी भारतीय। उनका कार्य है द गाइड, मालगुडी का आदमखोर, ये उनके फेमस कार्य हैं। सम्मान उन्हें मिला है पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी अवार्ड, AC बेंजन मेडल। उनके जीवन परिचय के बारे में बात करें तो आर के नारायण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामीनारायण था, जैसे हमने पहले बात करी। इसके पारिवारिक उपाधि अय्यर जोड़कर भी उनका नाम लिया जाता है। नारायण के पिता एक तमिल अध्यापक थे, जिन्होंने अपना अधिकांश समय मैसूर के साथ शहर में बिताया था। नारायण ने भी बहुत थोड़े समय के लिए एक अध्यापक तथा पत्रकार के रूप में कार्य करने के सिवा अपना सारा जीवन लेखन में ही लगाया। आर के नारायण मैसूर की यादवगिरी में करीब 2 दशक तक रहे। 1919 में बीमारी की वजह से वे चेन्नई शिफ्ट कर गए थे। इनके द्वारा रचित एक उपन्यास गाइड के लिए उन्हें सन 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी रचनात्मक परिचय के बारे में बात करें तो उन्होंने एक काल्पनिक शहर यानी कि मालगुडी को आधार बनाकर अपनी अनेक रचनाएं की है। मालगुडी को प्राय दक्षिण भारत का एक काल्पनिक कस्बा माना जाता है, परंतु स्वयं लेखक की कथा अनुसार अगर मैं कहूँ कि मालगुडी दक्षिण भारत में एक कस्बा है तो ये एक अधूरी सच्चाई होगी, क्योंकि मालगुडी के लक्षण दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे। उनका पहला उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त यानी कि स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में एक स्कूली लड़की स्वामीनाथन का बेहद मनोरंजक वर्णन है तथा उपन्यास के शीर्षक का स्वामी उसी के नाम का संक्षिप्तकरण है। इस उपन्यास के शीर्षक में ही व्यंग्य सन्निहित है। शीर्षक से कहानी के बारे में पाठक जैसी उम्मीद करने वाले लगता है, उस लेखक की पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। यह स्वामी ऐसा लड़का है जो स्कूल में वर्ग में अनुपस्थित रहकर हेड मास्टर के दफ्तर की खिड़कियों के शीशे तोड़ देता है और अगले दिन सवाल किए जाने पर कोई जवाब नहीं दे पाता तो बेवकूफ़ों की तरह ताकते रहता है और सरासर पीठ पर बेंत पढ़ते पर तथा डेस्क पर खड़े किए जाने पर अचानक कूदकर किताबें उठाकर यह कहते हुए भाग निकलता है कि मैं तुम्हारे गंदे स्कूल की परवाह नहीं करता। इसी तरह स्वामी की कहानी में एक लड़के की सामान्य शरारतों और उसके एवज में मिलने वाली सजाओं का ही वर्णन है, किंतु लेखक उसे बड़े मजाकिया लहज में किसी लड़के के मन को पूरी तरह से समझते हुए कहते हैं। आरंभिक उपन्यास होने से इसमें नारायण बढ़ती उम्र के साथ अनुभव की जाने वाली तकलीफ तथा समय के बीतने की अनुभूति का एहसास आदि के रूप में रचनात्मक प्रौढ़ता का पूरा परिचय तो नहीं दे पाते, परंतु बचपन की पूरी ताजगी और कथा में
उतार देने में बिल्कुल सफल होते हैं। स्नातक द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1935 में प्रकाशित हुआ। ये एक संवेदनशील युवक चंदन की कहानी है जो उसके शिक्षा द्वारा प्राप्त प्रेम एवं विवाह संबंधित पश्चिमी विचारों तथा जिस सामाजिक ढांचे में वह रहता है कि बीच में द्वंद्व को प्रस्तुत करता है। द डार्क रूम ये 1935 का वर्क है। में दैनंदिन जीवन की छोटी छोटी बातों और घटनाओं के विवरण से बुनी कहानी है। इसमें सावित्री नामक एक ऐसी परंपरागत नारी की कथा है जो समस्त कष्टों को मौन रहकर सहन करती है। उसका पति दूसरी कामकाजी महिला की ओर आकर्षित होता है और इस बात से आहत होने के बावजूद अंततः सावित्री सामंजस्य स्थापित करके ही रहती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कहानी सपाट रूप में ही कह दी गई है। भावनाओं का बिंब उकेरने में लेखक ने कुशलता का परिचय दिया है। पति के दूसरी औरत को न छोड़ने से उत्पन्न निराशा में सावित्री लड़ती भी है और घर छोड़कर चली भी जाती है। निराशा की इस स्थिति में उसे महसूस होता है कि स्वावलंबन के योग्य बनने पर ही जीवन वास्तव में जीवन होता है, अन्यथा वेश्या और शादीशुदा औरतों में फ़र्क ही क्या है। सिर्फ यही है कि वेश्या आदमी बदलती है और बीवी एक ही में चिपकी रहती है। दोनों अपनी रोटी और सहारे के लिए आदमी पर ही निर्भर है। निराशा के इस आलम में वह आत्महत्या की भी कोशिश करती है। बच्चा लिए जाने पर घर न लौटकर स्वाभिमान से अपनी कमाई से गुजारा चलाने का निश्चय करके एक मंदिर में नौकरी भी कर लेती है, परंतु अंततः इस सब की व्यर्थता, हताशा और स्वयं अपनी दुर्बलता महसूस करके हार मान लेती है और फिर घर लौटने का निश्चय कर लेती है। छोटी छोटी बातों का विवरण लेते हुए लेखक भावनाओं की पूर्णता का चित्र अंकित करता है। स्वतंत्रता से पहले लेखक का अंतिम उपन्यास द इंग्लिश टीचर 1946 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास अमेरिका में द ग्रेट फूल टू लाइफ एंड डेथ शीर्षक में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक ने एक ऐसी कहानी चुनी है जिसकी बात का अंश अविश्वसनीय हो गया है। कहानी के आरंभ में घर और घर की लक्ष्मी अर्थात पत्नी के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार का उत्तम निदर्शन है, लेकिन कहानी के अंतराश में उस पत्नी के निधन हो जाने के बाद उसकी आत्मा से संपर्क स्थापित कर लेने की बातें आई है, जो कि रचनात्मक स्तर पर अविश्वसनीय से लगती है। स्वर्ण युग नारायण का तो वस्तुत नारायण की रचनात्मकता के 3 स्तर हैं। उनकी रचनात्मक श्रेष्ठता का स्वर्ण युग भारतीय स्वतंत्रता के बाद आया। 1952 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक के एक दशक से कुछ अधिक वर्षों का समय उनकी रचनात्मकता का स्वर्ण युग था। इससे पहले और इसके बाद के समय को स्पष्ट विभाजित किया जा सकता है। रचनात्मक प्रौढ़ता के इस श्रेष्ठ समय में लेखक के उपन्यासों की त्रयी आई। ये 3 उपन्यास थे। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952 में पब्लिश हुआ, गाइड 1958 तथा मालगुडी का आदमखोर द मेन ईटर ऑफ मालगुडी 1962। सन 1916 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित गाइड नारायण की रचनात्मकता का शिखर है। इसे उनका श्रेष्ठतम उपन्यास माना गया है। उनकी व्यंग्यता दृष्टि अन्यत्र कहीं भी इतनी तीक्ष्ण तथा नैतिक सरोकारों से जुड़ी हुई नहीं है और न ही तकनीकी इतनी सूक्ष्म है। मालगुडी का आदमखोर में लेखक ने अपने नैतिक सरोकार को भस्मासुर की प्राचीन पौराणिक नीति कथा के संदर्भ को रचनात्मक रूप में आधुनिकता के साथ पुनर्सृजित कर अभिव्यक्त किया है। यह आधुनिक भस्मासुर
पशुओं की खाल में भूसा भरने वाला एक स्वार्थी अधत तथा अदमी उदंड वासु नामक पात्र है, जो मंदिर के हाथी को छूट करने के लिए घात लगाकर बैठा रहता है, परंतु अनायास ही अपने माथे से पास मंडराती एक मक्खी को मारने के प्रयत्न में गोली चल जाने से खुद को ही मार डालता है। हास्य मिश्रित व्यंग का भी लंबा विवरण कहीं कहीं लेखक ने दिया है। उदाहरण स्वरूप ज्योतिषी द्वारा आधी अच्छी तिथि बताने पर यह पूछे जाने की बाधा क्या हो सकती है। ज्योतिषी कहता है कि हो सकता है कि अंगूठे में चोट लग जाए, या कॉफ़ी के लिए रखा दूध खट्टा पड़ जाए, या नलके में जलता हुआ पानी एकाएक बंद हो जाए। स्पष्टतः लेखक यहाँ ज्योतिष के उत्तम पक्ष को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए प्रचलित पाखंड के रूप में उसका मजाक उड़ाता है। का विस्तार वैविध्य के बारे में बात करें तो उपवर्णित औपन्यासिक बृहत्सय के बीच प्रकाशित महात्मा का इंतज़ार वेटिंग फॉर द महात्मा 1955 में स्पष्ट रूप से तथा बाद में प्रकाशित द वेंडर ऑफ स्वीट्स मालगुडी का मिठाई वाला 1967 की पृष्ठभूमि में गांधीवादी संघर्ष है। महात्मा का इंतज़ार इस बात का अध्ययन है कि गांधीवादी क्रांति की भारतीय जनसाधारण पर कैसी प्रतिक्रिया हुई। राजनीतिक रचार से दूर एक मुकम्मल सृजनात्मक कलाकृति के रूप में यह अध्ययन संपन्न हुआ। द वेंडर ऑफ स्वीट्स के 9 साल के बाद 1976 में द पैटर ऑफ साइंस का प्रकाशन हुआ। इन उपन्यासों को पढ़ते हुए लेखकीय क्षमता के प्रदर्शन के बावजूद लगता है कि लेखक का गाइड एवं मालगुडी का आदमखोर वाला स्वर्ण युग अब उतार पर आ गया है। हालांकि नारायण की सृजन यात्रा जारी रही और विषय विविध्य से भरी कृतियाँ आती रही। वस्तुतः अपनी बहुआयामी कृतियों के माध्यम से दक्षिण भारत के शिष्ट समाज की विचित्रताओं का वर्णन उन्होंने सफलता के साथ किया है। लेखक का विशेष लक्ष्य अंग्रेजियत से भरा भारतीय है। अपने उपन्यासों के साथ साथ कहानियों में भी उसका वर्णन उसके खंडित व्यक्तित्व, आत्मवंचना और उसमें अंतर्निहित मूर्खता आदि के साथ उन्होंने किया है। कहानी के क्षेत्र। एक कहानीकार के रूप में नारायण का प्रमुख स्वर कोमल व्यंग का है। व्यंग विपर्य द्वारा लेखक मानवीय मनोविज्ञान पर प्रकाश डालते रहते हैं। कुछ कहानियाँ रेखा चित्र के रूप में भी है और वे नारायण के सन की पात्रों की समझ को पकड़ने की क्षमता से भरी हुई है। आर.के. नारायण की प्राय सभी कहानियाँ एक जैसे चुस्त दुरुस्त तथा ऐसे शैली में कही गई है जो ऊपर से सपाट सी लगती है। कहानी में वे किसी क्रांतिकारी शैली को नहीं अपनाते हैं। सहज पठनीयता उनकी कहानी का अतिरेकी वैशिष्ट्य है। इसके बावजूद उत्तम कहानियों में भी व्यंग के एक सामान्य मुद्रा से ऊपर उठकर एक सार्थक जीवन दृष्टि के रूप में विकसित न होने पाने के कारण लेखक का गाइड और मालगुडी का आदमखोर वाला उपन्यास का रूप उनकी कहानी का रूप पर भारी पड़ता है। उनकी प्रकाशित पुस्तकें स्वामी और उसके दोस्त, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर संपथ, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, महात्मा का इंतज़ार, द गाइड, मालगुडी का आदमखोर, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द पैटर ऑफ साइंस, द टाइगर ऑफ मालगुडी, टालकेटिव मैन, द वर्ल्ड ऑफ नागराज, ग्रेट्स मदर्स टेल, संकलन, मालगुडी की कहानियाँ, मालगुडी डेज, एंड एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज, लोली रोड एंड द स्टोरीज, हॉर्स एंड टू गॉड्स, अंडर द banyan tree, और अदर स्टोरीज, ग्रैंडमदर्स टेल और अदर स्टोरीज। निबंध में टैंक्स संडे,
रियल टेक्टर गुरु, ए राइट्स नाइटमेयर, द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी टेलर। अन्य कृतियों के बारे में बात करें तो माइट एज, माई डेथलेस डायरी, द एमरलेड रूट गाइड, डेमस एंड अदर्स, द रामायण, द भारत। थैंक यू।